39 June. तो अगर एग्जीबिशन का फॉर्म मिलेगा तो बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको स्लैब के बारे में और चंद्रयान का सेकंड था और किस तरह रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वहाँ पे आपको बताया जाएगा। हम आप लोग को यहाँ पे हल्का सा वीडियो दिखाएंगे किस तरह मतलब रॉकेट के जरिए स्लैब को हल्का सा वीडियो दिखाएंगे। सकता कॉर्पोरेट मसाला तो साइलेंस बैठो आप लोग शोर मत करो दो मुर्तजा नो स्कॉल नो दो मुर्तजा हम वेट मत करो क्या रिएक्शन कर रही स्टूडेंट है तो वहाँ से जो प्रेशर भएन त्यो पोटेन्शियल एनर्जी आएको सुन्दै कहीं ठिकाना रिपोर्ट Yung sudah kah? Cik yang tiga nasi tu, lepas zara yang ayam kau langsung. Yung kau langsung. Siapa sudah? Siapa le? Betul Fatima. Siapa? तो आप सब मेरे साथ मेरे साथ कोशिश करोगे उल्टा चैन से लेके वन तक यूं ही पास होगा वो होगा जोर से आप मेरे साथ उल्टा जिंदगी पर चैन दिखाना  Now, अगर
सैटेलाइट, ओके सैटेलाइट की बात करें तो व्हाट इज सैटेलाइट? हम सैटेलाइट किसको बोलते हैं? Yeah, any celestial body of the object move around a planet. We call it satellite. So there are two types of satellite, natural and artificial. तो इसरो क्या बनाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो स्पेस में डिप्लॉय करते हैं. So one more question ना, सैटेलाइट्स को स्पेस में प्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? We need a rocket. Okay, we need a हम उसका टेक्निकल टर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल बोलते हैं. So we need a launch vehicle. तो इसरो क्या बनाता है? लॉन्च व्हीकल्स भी बनाता है. ओके, सो हमारा जो लॉन्च पैड है वो कहाँ पर लोकेटेड है? एट श्रीहरिकोटा. ओके, वी लॉन्च इट फ्रॉम देयर. सो हमारे पास अगर सैटेलाइट की जब हम बात करें तो सैटेलाइट पे भी हम 4 टाइप के सैटेलाइट बनाते हैं. वन इज द पोलर सैटेलाइट, सेकंड इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ओके, एंड थर्ड इज द रिमोट सेंसिंग, एंड फोर्थ इज द इंटरप्लैनेटरी सैटेलाइट. ओके, सो द पोलर सैटेलाइट है ना, वो अर्थ के पोल टू पोल मूव करती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. वी कॉल इट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट सैटेलाइट वो हम क्या कर सकते हैं? अर्थ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, रिसोर्सेज फाइंड करना. ओके, ऑल दिस एक्टिविटी वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और द पोलर सैटेलाइट. ओके, पोलर सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोला जाता है. फिर दूसरा सैटेलाइट आता है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम हमेशा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करते हैं. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो हाइट रहता है 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, और एक बार हम 36,000 किलोमीटर की अगर अल्टीट्यूड पे प्लेस कर देते हैं, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो वो अर्थ से सिंक हो जाएगा. इट मींस वंस वी प्लेस दैट सैटेलाइट एट द टॉप ऑफ इंडिया, देन इट विल रिमेन एट द टॉप ऑफ इंडिया 24/7, हमेशा वहां पे ही रहेगा. तो वो सैटेलाइट हम कहां पे यूज करते हैं? फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. ओके, आप लोग के घर पे अगर आप टेलीविजन देखते हो तो एक डिश एंटीना हम फिक्स करते हैं ना, तो एक बार जो डिश एंटीना का एंगल जो फिक्स कर देते हैं, हम कई सालों तक उसको चेंज नहीं करते. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सैटेलाइट भी वहां पे अपनी स्टेशनरी रहती है. ओके, और दूसरी अब आती है लॉन्च व्हीकल की बात. तो हमारे पास 2 टाइप के लॉन्च व्हीकल है, बोलते हैं PSLV और GSLV. ओके, जो GSLV इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है. इसमें 3 स्टेजेस होते हैं. ओके, रॉकेट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है कि कर्व करता है? नो, इट ऑलवेज फॉलो द कर्व पाथ. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हम स्ट्रेट भी तो जा सकते हैं ना, वो तो शॉर्ट पाथ हो जाएगा. ओके, सैटेलाइट स्पेस में क्यों रहता है? नीचे क्यों नहीं गिरता? ओके, ग्रेविटी नहीं होती. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ग्रेविटी नहीं होती? ओके, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? कौन से? 11th 12th. ओके, सो यू नो हम एक न्यूटन इक्वेशन यूज करते हैं टू फाइंड द ग्रेविटी. F = G(m1m2/r²) है ना. तो F क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट. ओके, अगर F को फोर्स को अगर 0 करना होगा तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? या मैक्सिमम या इनफाइनाइट. ओके, तो इट मींस ग्रेविटी हर जगह एग्जिस्ट करती है. ओके, देयर इज नो प्लेस इन द यूनिवर्स कॉल्ड जीरो ग्रेविटी. ग्रेविटी एग्जिस्ट एवरीवेयर. ओके, सो सैटेलाइट को जब भी हम स्पेस में प्लेस करते हैं तो क्या रहता है? हमेशा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहता है, लेकिन द सैटेलाइट रिमेन इन स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. व्हाट इट सैटेलाइट एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव करता है. अगर वो बहुत तेजी से मूव करेगा क्या होगा? दूर चला जाएगा. अगर धीमा होगा तो क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी पे डोमिनेट कर देगी. ओके, सो इट्स कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो सैटेलाइट रिमेन इन स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. बट जैसे ISS जिसमें कल्पना चावला सुनीता विलियम गए थे, तो वो कितने एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है? 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. Okay, now in order to maintain the 400 kilometer altitude, the minimum required velocity is 8 kilometer per second. अगर उससे धीमे होता है तो वो अर्थ में आ जाता है. Got it? So satellite remains in space because of its speed. Okay, that's the reason हम क्या कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? कर्व पाथ फॉलो करते हैं. अगर स्ट्रेट जाएगा तो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो नीचे गिर जाएगा. Okay, the purpose of the launch vehicle is to place this satellite with the maximum speed. मैक्सिमम स्पीड पर रहेगा तो मूव कर पाएगा. गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द रॉकेट एंड द सैटेलाइट. आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है? वांट टू नो? एनी क्वेश्चन? ओके, सो आप अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप. चंद्रयान 2 के फेलियर का रीजन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मून पे लैंड करना है ना, वो मार्स पर लैंड करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू द मून. इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर. मार्स में थिन एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर जहाँ पे होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे पैराशूट वर्क कर सकता है ना.
पैराशूट ओपन करेंगे तो इजिली वो लैंड हो सकता है, बट मून पे क्या है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ओके, तो वहां पे पैराशूट यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे रेट्रो रॉकेट लगाना पड़ता है, रिवर्स फायर करता है। और दूसरा, ये मून की सरफेस स्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं, तो कोई भी एस्टेरॉइड आके गिरता है, मीटरॉइड तो हीट करता है तो क्रेटर्स बन जाते हैं बड़े। ओके, तो स्टेबल सरफेस नहीं है, एट द सेम टाइम वहां पे हम पैराशूट यूज नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट लैंडिंग करना इज वेरी चैलेंजिंग। ओके, तो सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे क्या हुआ था चंद्रयान 2 में कि उसको 2 किलोमीटर पहले ही उसका इंजन बंद हो गया और वो फ्री फॉल होके टूट गया। गॉट इट? दैट्स द रीजन फॉर दिस फेलियर। एनी अदर? ओके, किसी ने गगनयान मिशन के बारे में सुना? जैसे स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वैसे ही इंडिया से भी इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में बाय यूजिंग द GSLV Mark 3 रॉकेट। ओके, उस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। ओके, सो दैट इज द गगनयान मिशन। सो गगनयान मिशन के लिए हमने क्या 10 हम यहाँ से जो जाने वाले उनको, जो यूएसए से जाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। रशिया से जाता है उनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट बोलते हैं। वैसे इंडिया से जाएगा उसको बोलेंगे गगननॉट। ओके, या व्योमनॉट। तो स्पेस में जाएंगे और टोटल वो ऑलमोस्ट 1 वीक स्पेंड करेंगे, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 1 वीक दे विल कम बैक टू द अर्थ। गॉट इट? सो एंड व्हेन इट कम्स टू द सैटेलाइट, तो हर एक सैटेलाइट की स्पेसिफिक लाइफ होती है। सैटेलाइट हमेशा तो स्पेस में नहीं रह सकता। ओके, तो सैटेलाइट की लाइफ पे वो डिपेंड करता है इसके फ्यूल पे, कितना फ्यूल है। ओके, सो अगर फ्यूल खत्म हो गया तो सैटेलाइट की लाइफ भी खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद फिर वो क्या स्पेस में खत्म हो जाती है? ओके, खत्म होने के बाद देखो हमने 2 ऑर्बिट डिस्कस किया था ना, लोअर पोलर ऑर्बिट और दूसरा जियो स्टेशनरी। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अगर फ्यूल खत्म होता है तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके अंदर थोड़ा सा रिजर्व फ्यूल रहता है, तो उसको रिवर्स फायर करके हम ओशन में गिरा देते हैं सेफली। और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, सैटेलाइट क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। अगर बहुत बड़ा सैटेलाइट है जो वेपराइज नहीं हो सकता, तो वो ओशन में लैंड कर देता है। ओके, नाउ दूसरा आता है हाई अर्थ ऑर्बिट वाला सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी। उसके पास इतना फ्यूल नहीं कि वो वापस अर्थ पे आ सके, तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स फायर करके बहुत दूर 40,000 किलोमीटर ग्रेवयार्ड में भेज देते हैं, डेब्रिस बोला जाता है उसे। ओके, तो वैसे सैटेलाइट का पूरा जो क्राउड होता है मेंटेन रहता है। ओके, और हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वो सैटेलाइट किसी के घर पे ना गिरे, अदरवाइज उस पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी को ऑलमोस्ट 70 करोड़ देने पड़ेंगे इसको एज ए कंपनसेशन। ओके, सो मेनी पीपल विश कि मेरे घर पे सैटेलाइट गिर जाए। ओके, बट मेक श्योर कि आप ना हो घर में। ओके, सो अभी हम अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है? ओके, नो सर, प्रॉब्लम। ये कल परसों जो है सन को स्टडी करने के लिए देने कोई उसके बारे में थोड़ा बच्चों को। ओके, आदित्य एल्बन ना, तो आदित्य एल्बन हम सन में क्या है, जैसे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ में भी सीजन होता है ना, वैसे भी सन में भी सीजन होता है। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल निकलता है, फिर कभी सन में ब्लैक स्पॉट दिख जाता है। ओके, फिर उसको कोरोनल एक्टिविटी बोला जाता है। तो सन के बारे में स्टडी करने के लिए हमने आदित्य एल्बन मिशन चूज किया है। तो हमें एक ऐसी जगह पे रखना रहता है कि मतलब आदित्य एल्बन एक ऐसा पॉइंट है 15 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूरी पे, जो अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करती है, एक ऐसी जगह है। तो जैसे ही वहां पे कैंसिल कर देगी तो वहां पे क्या होगा, एक स्टेबल फोर्स क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से वहां पे सैटेलाइट वो मूव कर सकता है और सन के बारे में स्टडी कर सकता है। ओके, मटेरियल सेम रहता है लेकिन सेंसर अलग होता है। जैसे अगर मिशन अलग है, अगर बात करें कि अगर ये चंद्रयान की बात करें तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगाते हैं, डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर्स भी लगाते हैं। ओके, तो लेकिन सन के बारे में स्टडी करना तो उसके लिए अलग डिटेक्टर होता है, लाइक सन के फोटोन के स्टडी के लिए अलग डिटेक्टर होगा। ओके, सन के फिर बाद में जो कोरोनल एक्टिविटी होती है उसकी स्टडी के लिए अलग डिटेक्टर होगा। सो डिपेंड ऑन कि हमको स्टडी क्या करना है वो वाला हम लगा सकते हैं। सदियों से हमारे पूर्वज आश्चर्य से अंतरिक्ष की ओर डगडगी लगाए देखते रहे हैं और खगोलीय पिंडों की गति एवं उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे हैं।
यह अवलोकन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए मनुष्य के प्रयत्नों की शुरुआत रही है। हजारों वर्षों से विश्व की कई सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी जैसे टॉलेमी, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, हबल एवं कई अन्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी बहुत मदद की है। खगोल विज्ञान में भारत की भी बहुत सुदृढ़ परंपरा रही है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर एवं भास्कराचार्य के योगदान से सभी बखूबी परिचित हैं। 18वीं सदी के मध्य में सन 1728 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत के अलग अलग 5 शहरों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया। 4 अक्टूबर 1957 में सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 का सोवियत यूनियन ने प्रक्षेपण किया। इसके पश्चात 1 महीने से कम समय में ही सोवियत यूनियन ने पृथ्वी की कक्षा में स्पुतनिक 2 को भेजा, जिसमें लाइका नाम की कुतिया को भी भेजा गया था। अमेरिकी सेना ने 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर 1 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अप्रैल 1961 में रूस के यूरी गागारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर लिया गया एक छोटा सा कदम मानव भविष्य के लिए एक विशाल कदम साबित हुआ। इसके साथ ही फाइनल फ्रंटियर में कदम रखने और उसके अध्ययन के लिए प्रयास शुरू हुए और रफ्तार भी पकड़ी। एक तरफ जहां महाशक्तियां सैन्य गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग की योजना बना रही थी, वहीं 60वें दशक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य एक सामान्य आदमी के लाभ के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना था। सन 1997 में पीएसएलवी के कार्यान्वयन से अंतरिक्ष में पर्याप्त आकार के पेलोड को प्रक्षेपित करने की हमने क्षमता हासिल की। इसके साथ ही हमारा देश इन सब क्षमताओं के साथ अंतरिक्ष में खोज अभियान के लिए विकसित देशों की श्रेणी में आ गया। अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 1 भारत का चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की हमारी तरफ एवं पीछे वाले भाग से त्रि-आयामी एटलस बनाना एवं चंद्रमा की सतह पर खनिज और रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाना था। चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज चंद्रयान 1 अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 नवंबर 2013 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने, जिसे मॉम एवं मंगलयान भी कहा जाता है, मंगल ग्रह की ओर अपनी लंबी यात्रा आरंभ की। न्यूनतम ऊर्जा के उपयोग एवं कई रोमांचक अंतरण के बाद मंगलयान ने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में 667 मिलियन किलोमीटर के घुमावदार पथ पर यात्रा की और 9 महीने बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। 24 सितंबर 2014 को टीम इसरो ने मॉम को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया। इसके साथ भारत प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। इस सफलता ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया एवं हमें वैज्ञानिक रूप से अति विकसित देश के रूप में प्रतिस्थापित किया। पृथ्वी से ब्रह्मांड का अवलोकन करने से खगोल शास्त्रियों को बहुत जानकारी मिलती है, परंतु वायुमंडलीय प्रदूषण एवं बादल आदि के कारण इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सन 2015 में भारत ने एस्ट्रोसैट नामक अंतरिक्ष वेधशाला का प्रक्षेपण किया। ये पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाली वेधशाला है, जिसके पेलोड ब्रह्मांड के अवलोकन के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दिखने वाले अल्ट्रावायलेट एवं एक्सरे क्षेत्रों के निरीक्षण में भी सक्षम है।
शीघ्र ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे स्वयं के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल होगा जिसमें 3 भारतीय व्योमनॉट को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। SDSC शाह से GSLV मार्क 3 रॉकेट एक धरती की परिक्रमा करने वाले यान को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। सन 2014 में प्रक्षेपित किए गए केयर अभियान में एक क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। बाद में उसे वातावरण में पुनः प्रवेश करवाया गया। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के साथ साथ अन्य ग्रहों पर घटने वाली कई घटनाएं सूर्य की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। इसलिए इनको निकट से समझना एवं इसका अध्ययन करना आवश्यक है। भारत का आगामी अन्वेषण अभियान आदित्य L1 सूर्य के ऊपरी वातावरण की गतिविधियों का अध्ययन करेगा, जिसे हमारा विश्वसनीय PSLV रॉकेट शुरुआत में अंतरिक्ष करेगा। तत्पश्चात उसकी मोटर को एक के बाद एक कई बार फायर करके अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर लैंग्रेडियन पॉइंट L1 की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये वो स्थान है जहाँ सूर्य एवं पृथ्वी का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष यान को अपनी चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने में सक्षम करता है। यहाँ से यान सूर्य का अवलोकन करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं। हमारे समय के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार भविष्य में पृथ्वी नहीं रहेगी और मानव जाति को जीवित रहने के लिए पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा और इस ब्रह्मांड में अपने लिए नया घर तलाशना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है और अगर हमने अपने पास क्षमता होने के बावजूद इस ओर कदम नहीं बढ़ाया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अतः अंतरिक्ष अन्वेषण हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए एक अनिवार्यता है। इसके 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है, ठीक। गुजरात में पैदा हुए थे 1990 में 12 अगस्त 1990 को गुजरात में पैदा हुए थे, अहमदाबाद। फिर वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस गया वो हमारे तब के बहुत बड़े पर्सनैलिटीज उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तब के पर्सनैलिटी जो है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुए। फिर उन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन जो है वो गुजरात में ही किया था, अपनी बर्थ प्लेस में किया था। पोएट्री में अकेडमी पोएट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट तो मैथ्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता। फिर वो अपने PhD के लिए कैम्ब्रिज गया, अपने PhD किया। फिर वो अपना PhD कंप्लीट करके इंडिया वापस आए और उन्होंने कॉस्मिक रेस पर रिसर्च की। कॉस्मिक रेस स्टार्स उस पर रिसर्च किया। फिर उनका फर्स्ट पेपर जो है पब्लिश हुआ था 1942 में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेस फर्स्ट पेपर जो पब्लिश हुआ। फिर जब वो इंडिया वापस आए तब हमें इंडिपेंडेंस जो हमसे मिलते तब कोई भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं था, स्पेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले थे। फिर वो तब के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया। फिर उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया कि हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेस कमेटी प्राइम मिनिस्टर से
फोटो उठाना मुझे। फोटो ले लिया अहमदाबाद ओ फोटो ले लेते जैसे कि आप मोबाइल का नो फॉरेन हल्ला फोटो ले एडवर्ड हबल 1920 में एडवर्ड हबल जो है 70 जैसे कि स्टार्टिंग यूनिवर्स का फॉर्मेशन 13% मिलियन ईयर्स अगो से इसका बात है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या था जैसे कि बॉल्स काइंड बोलता है जो कि सॉलिड फॉर्म है इसमें हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी था जो इसकी वजह से क्या हुआ था उसका एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने से हमें मतलब एक वास्ट विदिन 6 सेकंड क्या बना था न्यूक्लियर जैसे कि एटम के बाद मतलब पढ़ा होगा एटम में क्या क्या था उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब था ना। एक एटम फॉर्मेशन होने के वजह से क्या होता है एटम का नाम उनका कोलाइड होता है कोलिजन होने से मतलब कोई भी सिस्टम में अलग अलग केमिकल का फॉर्मेशन होना या जैसे कि गैसेस कुछ सॉलिड के फॉर्म में जैसे कि हमें पूरा गैलेक्सी बन जाना पूरा सोलर सिस्टम को तोड़ना जैसे कि हमारे पास है सन का जो है इसमें क्या क्या मेन एलिमेंट है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन। मार्स पे कौन सा वाला प्रोड्यूस करेगा तभी जाके जो है आपको क्या होगा ये ऐसे इस्तेमाल करेगा मार्स उसके बाद आपको पे तो नहीं पहुंचेगी मतलब कोर्स पे तो नहीं ये इक्वेटर 70 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री साउथ तक जो भी है जो भी प्लेस हम लोग की बात करें उसी का इंफॉर्मेशन कलेक्शन कैप्चर करते हैं। ये सेंसर्स यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन है हमें इंफॉर्मेशन देता है।